गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस अप नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर। और 5000 प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्वेश्चंस की सीरीज में हम थ्योरी ऑफ मशीन्स के 22वें लेक्चर पे पहुंच चुके हैं और अब हम बैलेंसिंग चालू करेंगे। इससे पहले आपको पता है प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, बॉयलर वगैरह के टॉपिक, आईसी इंजन, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में आके विजिट कर लो। आईसी इंजन के कुछ वीडियोस बाकी हैं, वो भी जल्दी अपलोड हो जाएंगे। बैलेंसिंग ऑफ अ रोटेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग मास, दो चीज़ें हमको पढ़नी होती है, एक रोटेटिंग एक रेसिप्रोकेटिंग। रोटेटिंग वाला बहुत सीधा होता है, इसको तो हम चुटकियों में बैलेंस कर देते हैं। रेसिप्रोकेटिंग बहुत टेढ़ा होता है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। देखो, जब ये जो आपका क्या होता है, इस तरीके समझो। मान लो ये आपकी एक शाफ्ट है, ठीक है, यहाँ पे इसको फिक्स नहीं बनाना, ये इस तरीके से बियरिंग में है और इस शाफ्ट पे मान लो ये m मास रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस r। जब ये शाफ्ट घूमेगी, आपको पता है इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r की बराबर। अब ये जो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके ऊपर लग रहा है ना, इसकी वजह से इस बियरिंग्स पे भी रिएक्शंस आएंगी, इस बियरिंग्स पे भी ऑब्वियसली रिएक्शंस आएंगी। और ये जो फोर्स है, जब ये शाफ्ट इस तरीके इस पोजीशन पे रहेगी, ये तो शाफ्ट घूमेगी, ये मास भी घूमेगा, इसका मैग्नीट्यूड m ओमेगा स्क्वायर r ही रहेगा। पर आप सोचो कि इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होगी, इस वजह से ये जो आपकी बियरिंग्स है इस पर फटीग लोडिंग आ जाएगी। और फटीग लोडिंग बहुत ही डेट्रीमेंटल होती है, बहुत ही खतरनाक होती है। इस वजह से ज़रूरी है कि इस टाइप से अगर कोई भी मास लगता है तो हम इसको बैलेंस करें। बैलेंस किस तरीके से करें? सेम अमाउंट ऑफ मास r डिस्टेंस पे और लगा दो, तो जितना फोर्स ये इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में भी उतना लग जाएगा और दोनों आपस में कट पिट जाएंगे और यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं आएगा। और इसे क्या कहते हैं? बैलेंसिंग कह देते हैं। तो क्या होता है कि जब भी कोई मास घूम रहा है तो फिर उसमें डायनामिक और स्टैटिक फोर्सेस आएंगे। स्टैटिक फोर्सेस मतलब जब कोई फोर्स आ रहा है, फोर्स की वजह से यहाँ पर कोई भी रिएक्शन आ रही है तो उसको हम स्टैटिक बोलेंगे। और अगर कपल आ रहा है, कोई कपल आ रहा है, कपल मतलब कोई टॉर्क आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे अगर कोई भी रिएक्शंस आ रही हैं उसको हम डायनामिक लोडिंग कह देते हैं, रिएक्शन ड्यू टू डायनामिक लोडिंग कह देते हैं। तो ये बियरिंग पे आपकी स्ट्रेसेस आएंगी और वेरियस पार्ट्स पे आएंगी और ये बहुत ही डेंजरस, अनप्लीजेंट और इवन डेंजरस वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब भी मैंने बताया आपको कोई भी सर्टेन मास है रोटेटिंग शाफ्ट में अगर अटैच होगा तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आते हैं। उसका इफेक्ट क्या होगा? ये शाफ्ट जो है ये बेंड भी होने लग जाएंगी। ठीक है, मान लो इस तरीके से कोई शाफ्ट थी, उसके ऊपर कोई आपने रोटर लगा के रखा था इस तरीके से, ये रोटर की मान लो ये इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था, तो इस पे m ओमेगा स्क्वायर और ये मान लो इसेंट्रिसिटी E है, तो E का फोर्स लगेगा, इसकी वजह से शाफ्ट भी बेंड होने को हो जाएगी। ठीक है, तो शाफ्ट की बेंडिंग की प्रॉब्लम होगी, वाइब्रेशन इंड्यूस होंगे। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अनदर मास इज अटैच्ड अपोजिट टू द शाफ्ट एट सच अ पोजीशन कि इसकी वजह से जो फोर्स आ रहा है अनदर मास की वजह से भी सेम फोर्स आए और वो आपस में कैंसल आउट कर जाए। ठीक है, इस तरीके से ही किया जाता है, इसे कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास। तो आपको पता है फोर्स जो आ रहा था वो क्या आ रहा था? m ओमेगा स्क्वायर r, मतलब फोर्स जो है वो ओमेगा स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, ओमेगा स्क्वायर से प्रोपोर्शनल, यानी कि वेलोसिटी ओमेगा अगर 2 टाइम्स कर दिया तो फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा। मतलब हाई स्पीड पे सोचो, हाई स्पीड पे तो तेल निकाल देगा, तो बैलेंसिंग जो होती है वो नेसेसरी हो जाती है हाई स्पीड पे। कम स्पीड पे उतनी ज़्यादा रहती नहीं है। ठीक है, हाई स्पीड पे ज़्यादा हो जाती है। ओमेगा स्क्वायर का अगर कर्व ड्रा करोगे ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व, तो वो कुछ इस तरीके से जाता है। ठीक है, तो अभी इनिशियली इतना गैप में सिर्फ इतना फोर्स बढ़ा है, सोच के देखो, और अगला सेम अमाउंट ऑफ गैप लूंगा तो फोर्स इतना बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे इतना सा फोर्स बढ़ा था, यहाँ पे सेम अमाउंट में इतना बढ़ जाता है। तो हाई स्पीड पे सोचो और बड़ा, इतना ही बड़ा इंटरवल ले लूँ तो अब ये फोर्स इतना ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो फोर्स कितनी तेज़ी में बढ़ रहा है? तो हाई स्पीड पे ऐसा था। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया था? मान लो यहाँ पे मैंने बताया था m मास अगर r पे रखा हुआ है तो इसकी वजह से फोर्स कितना आता है? m ओमेगा स्क्वायर r आता है। अब सेम अमाउंट ऑफ फोर्स यहाँ पे लगाना है। मान लो कोई m1 मास में लगा देता हूँ, m1 मास में लगा देता हूँ और कुछ r1 डिस्टेंस पे, तो फोर्स बराबर होना चाहिए, यानी m1 r1 ओमेगा स्क्वायर बराबर होना चाहिए। ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर तो कट जाएगा, मतलब mr इज इक्वल टू m1 r1 होना चाहिए। अगर इनिशियल मास को तुम m1 r1 ले लो तो इधर वाला मास m2 r2 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपका इक्वेशन आ जाती है।
अब स्टैटिक बैलेंसिंग में क्या होता है कि समेशन ऑफ फोर्सेस जो होते हैं वो जीरो होने चाहिए, ठीक है, तो ठीक है। और डायनामिक बैलेंसिंग में क्या होता है, समेशन ऑफ फोर्सेस तो जीरो होने चाहिए, समेशन ऑफ मोमेंट भी जीरो होना चाहिए, कोई कपल भी नहीं आना चाहिए। तो नेट डायनामिक फोर्स भी जीरो होना चाहिए और नेट कपल भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। नेट कपल कैसे जीरो होगा, इसमें देखते हैं। मान लो ये डिस्टेंस है, ये यहाँ से एल डिस्टेंस पे अगर रखा हुआ है, तो अगर ये डायनामिकली बैलेंस होगा ना, तो फोर्स तो एम आर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और कपल क्या आएगा, यहाँ से अगर मैं कपल देखना चाहूँ तो एम ओमेगा स्क्वायर आर फोर्स और उसमें एल मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो फोर्स है, ये इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर साइड लग रहा है, तो यहाँ से ऐसा हो गया। फिर यहाँ से ये इसकी वजह से कैसा लगेगा, इधर साइड लगेगा, तो ये जाएगा माइनस ये M1R1 ओमेगा स्क्वायर एल आ जाएगा, एल ही डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट होके जीरो हो जाएगा। इस तरीके से होता है, समेशन ऑफ मोमेंट भी जीरो होना चाहिए। अब इसमें देखो, इसमें M1R1 या MR इज इक्वल टू MR हो रहा है, MR इज इक्वल टू MR हो रहा है, मतलब ये समेशन ऑफ फोर्सेस तो जीरो हैं। पर मान लो ये A डिस्टेंस पे है और ये यहाँ से B डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, MRA यहाँ से पे MRB के बराबर तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये सिर्फ स्टैटिकली बैलेंस्ड होगा, डायनामिकली नहीं होगा। The system of masses rotating in different parallel planes in a dynamic balance if resultant force और resultant couple दोनों के दोनों जीरो होने चाहिए। Which of the following can be completely balanced several mass rotating in different plane? Okay, अगर आपको कई सारे मासेस हैं, एक शाफ्ट है, कहीं यहाँ पे कोई मास लगा हुआ है इस तरीके से, इधर कोई मास लगा हुआ है, इधर कोई मास लगा हुआ है, तो अगर आपको इसको बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ता है कि दो प्लेन में, कोई भी दो प्लेन में, मान लो जैसे ये तो है इनिशियल मासेस, यहाँ पे बैलेंस मास लगाना पड़ेगा, m मास बैलेंस 1, यहाँ पे कुछ लगा दो, मास बैलेंस 2 लगा दो। तो दो मासेस लगाने पड़ेंगे टू प्लेन्स में, तब जाके डायनामिकली बैलेंस हो पाएगा, ठीक है, ये आपका बैलेंस हो पाएगा। अगर अलग अलग प्लेन में, अगर एक ही प्लेन में ही होते ना, अगर ये सारे मासेस एक ही प्लेन में लगे होते, ठीक है, तो मैं उसी प्लेन में सिर्फ एक मास से बैलेंस कर सकता था। पर अगर ये अलग अलग प्लेन में लगे तो मुझे दो प्लेन में मासेस लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बनते हैं इधर से। अगर सारे मासेस एक ही प्लेन में, तो उसी प्लेन में मैं एक और मास किसी एक डिस्टेंस पे लगा के बैलेंस कर सकता हूं। पर यहां पर मास देख रहे हो, कोई एक इस प्लेन में, एक इस प्लेन में, एक इस प्लेन में, तो मुझे दो प्लेन में अलग अलग मासेस लगाने पड़ेंगे अलग अलग डिस्टेंस पे, वो कैलकुलेशन होती है, ठीक है। सिस्टम डायनामिकली बैलेंस कब होगा, जब सिस्टम जो हो डायनामिकली बैलेंस कब होगा, जब यहां पर कोई भी, यहाँ सिस्टम इज, तो सिस्टम स्टैटिकली बैलेंस होगा, तो फिर जब डायनामिकली बैलेंस होगा तो मतलब स्टैटिकली भी बैलेंस होगा, ठीक है। क्रिटिकल स्पीड वगैरह की यहाँ पे बात नहीं आती। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। इफ रोटर इज स्टैटिकली बैलेंस, अगर स्टैटिकली बैलेंस है मतलब समेशन ऑफ फोर्सेस जीरो है। इट इज ऑलवेज डायनेमिकली बैलेंस ऑल्सो, तो ये गलत है। जरूरी नहीं है कि समेशन ऑफ फोर्सेस जीरो हो तो मोमेंट भी जीरो, मैंने अभी आपको दिखाया। पर अगर डायनेमिकली बैलेंस है तो इसका मतलब वो स्टैटिकली भी बैलेंस होगा ही होगा। और इफ रोटर इज डायनेमिकली बैलेंस तो मे नॉट बी स्टैटिकली बैलेंस, ये गलत है। इफ रोटर इज स्टैटिकली बैलेंस इट मे और मे नॉट बी डायनेमिकली बैलेंस, ये भी सही है। अब अगर सपोज मैंने F इज इक्वल टू 0 कर दिया और मैंने, तो हो सकता है कि वो डायनेमिकली बैलेंस हो, ठीक है, मे बी हो। पर अगर डायनेमिकली बैलेंस अगर पक्के में हो गया तो वो स्टैटिकली बैलेंस होगा ही होगा। पर आप समझ रहे हो, पर अगर ये सोचो ना, पर अगर रोटर स्टैटिकली बैलेंस्ड है और डायनेमिकली भी बैलेंस्ड है तो मैं उसको डायनेमिकली बैलेंस नहीं कह दूंगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। अगर रोटर डायनामिकली बैलेंस होता है तो उसकी दो कंडीशन होती हैं। अगर डायनामिकली बैलेंस है तो इसमें दो कंडीशन होती है, समेशन ऑफ फोर्सेस जीरो है, समेशन ऑफ मोमेंट जीरो है। स्टैटिकली बैलेंस में क्या होता है, समेशन ऑफ फोर्सेस जीरो होना चाहिए, ठीक है। अगर समेशन ऑफ मोमेंट नहीं भी है, जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो है तो भी चलेगा। पर अगर हुए इसका मतलब स्टैटिकली, पर अगर हुआ तो समेशन ऑफ मोमेंट भी जीरो है मान लो, तो मतलब स्टैटिकली बैलेंस तो है। मैं ये थोड़ी ना कहूंगा कि स्टैटिकली बैलेंस नहीं है।
हाँ, मोमेंट भी जीरो है, मतलब डायनेमिकली भी बैलेंस्ड है। पर इसमें बेहतर तरीके में कहना क्या होगा? बेहतर तरीके में ये कहना होगा कि ये डायनामिकली बैलेंस्ड भी है। ठीक है, अगर मोमेंट जीरो होंगे तो मैं फिर उसको ये नहीं कहूंगा कि ये स्टैटिकली बैलेंस्ड है और मोमेंट जीरो है। मतलब इसका मतलब यही है ना कि डायरेक्ट कर लो डायनामिकली भी बैलेंस्ड है। तो इस तरीके से देखो तो ये क्वेश्चन डी भी सही है, पर फिर उसमें ये नहीं कहेंगे कि ये स्टैटिकली बैलेंस्ड है, फिर हम उसे कहेंगे कि ये डायनामिकली बैलेंस्ड है। तो ये कह ही नहीं पाएंगे, इस वजह से ये डी यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ बी होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं अलग से कराऊंगा, है ना, थोड़ा झोल है इसमें। ठीक है, द स्टैटिकली बैलेंस सेटिस्फाई फॉर द लो स्पीड बट विद द इंक्रीजिंग स्पीड डायनेमिकली बैलेंस बिकम्स नेसेसरी। दिस इज बिकॉज क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स जो होते हैं वो स्क्वायर ऑफ द स्पीड से प्रोपोर्शनल होते हैं। स्टैटिकली बैलेंस्ड अगर है और लो स्पीड पे है तो कपल्स की वजह से जो रिएक्शन आएगी वो मिनिमम बहुत कम आएगी, तो ठीक है चलता है। पर स्पीड बढ़ा दोगे तो फिर वो कपल एम ओमेगा स्क्वायर आर एल हो जाता है। तो ओमेगा बढ़ाओगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल हो जाता है। इस वजह से हाई स्पीड पे उसको डायनेमिकली बैलेंस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ अ रिजिड मोटर कैन बी अचीव्ड बाय अप्रोप्रिएटिंग। अगर हमें रिजिड मोटर को करना है तो दो प्लेन में मासेस लगा के करना पड़ेगा। रिजिड रोटर है तो ठीक है। फिर बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मास अगले वीडियो में देखा जाएगा। ये वीडियो का एंड है, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक करो। एक जो क्वेश्चन है मैं उसको जल्दी कर दूंगा, उसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन अलग से लगेगा, कठिन क्वेश्चन है वो। मुझे तो जो बुक में दिया है उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा पूरी कहानी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।